नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक भारतीय कंपनी ज़ोहो के बारे में। उनकी कुछ बड़ी योजनाएं हैं, कुछ नए कदम उठाए हैं उन्होंने। हाँ, काफ़ी कुछ चल रहा है वहाँ। बिल्कुल। पहले हमने देखा था व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए उनका अराटा ऐप आया था। हाँ, उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। और अब गूगल क्रोम के सामने वो अपना यूला ब्राउज़र ले आए हैं। और साथ में ये भी कहा है ज़ोहो ने कि वो अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी विदेशी कंपनी पर जैसे अमेज़न या माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर नहीं है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर समझेंगे कि ये यूला ब्राउज़र क्या चीज़ है, ज़ोहो क्यों ये सब अपना पूरा टेक इकोसिस्टम खुद बना रहा है, और इसका हम सब के लिए, भारतीय यूजर्स के लिए और भारत के टेक फ्यूचर के लिए क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो फोकस रहेगा जो जानकारी उपलब्ध है उसी पर। बिल्कुल, सिर्फ उसी पर। ज़ोहो के इन हालिया कदमों से अराटा ऐप जिसका जिक्र आपने किया वो आया, व्हाट्सएप का विकल्प माना गया उसे। हाँ, और रिपोर्ट्स थी कि शुरुआत में उसके डाउनलोड्स में जबरदस्त उछाल आया था। शायद एक ही दिन में 100 गुना से भी ज्यादा, ऐसा कुछ था। बाप रे। और अब ये उला ब्राउज़र सीधा गूगल क्रोम को टक्कर। हाँ, दिलचस्प बात ये भी सुनने में आई कि ये ब्राउज़र बिल्कुल नया नहीं है, मतलब पहले से था। हाँ, ये पहले से मौजूद था, लेकिन अब जैसा माहौल बन रहा है, सरकार भी स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दे रही है, लोगों में भी थोड़ी जागरूकता बढ़ी है, तो इसे अब ज्यादा जोर शोर से आगे लाया जा रहा है। अच्छा, और इसको पेश कैसे किया जा रहा है, क्या खास है इसमें? देखिए, इसका जो मेन सेलिंग पॉइंट रखा जा रहा है वो है प्राइवेसी फर्स्ट, मतलब गोपनीयता को सबसे ऊपर रखना। प्राइवेसी फर्स्ट। हाँ, दावा यह है कि ये ब्राउज़र ऐड नहीं दिखाएगा, यूजर्स की एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करेगा और ना ही यूजर का डेटा किसी थर्ड पार्टी को बेचेगा या शेयर करेगा। अच्छा, ये तो गूगल क्रोम से काफी अलग है फिर। वहां तो ट्रैकिंग और एड्स का ही खेल है ज्यादातर। बिल्कुल, ज़ोहो का कहना है कि उला यूजर को ज्यादा कंट्रोल और सेफ्टी देगा इस मामले में। ये प्राइवेसी वाला एंगल तो बहुत अहम है आजकल। लेकिन सिर्फ प्राइवेसी ही है या और भी कुछ फीचर्स हैं इसमें? जानकारी में कुछ और बताया गया है? हाँ हाँ, और भी चीजें हैं। एक तो इसमें अलग अलग मोड दिए गए हैं। मोड? कैसे मोड? जैसे काम के लिए एक अलग मोड, पर्सनल यूज के लिए अलग, डेवलपर्स के लिए अलग टूल्स वाला मोड, और बच्चों के लिए भी एक सेफ मोड है। अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। मतलब ऑफिस का काम और पर्सनल ब्राउजिंग मिक्स नहीं होगी। हाँ, कुछ वैसा ही। हर यूज के हिसाब से ब्राउजर को ढालने की कोशिश है। इससे फोकस बना रहता है और प्राइवेसी भी। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। और इसमें कुछ प्रोडक्टिविटी टूल्स भी इंटीग्रेटेड हैं, मतलब ब्राउजर के अंदर ही, जैसे नोट्स लेने की सुविधा या पासवर्ड मैनेजमेंट टूल। अच्छा, जैसे क्रोम में गूगल अकाउंट से सब सिंक हो जाता है। हाँ, कुछ वैसा ही यहाँ पर ज़ोहो अकाउंट से सिंक होगा, तो आपके नोट्स, पासवर्ड वगैरह ज़ोहो के इकोसिस्टम में रहेंगे और आप उन्हें अलग-अलग डिवाइस पर यूज कर पाएंगे। ये सही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल क्रोम एक्सटेंशंस का। हाँ लोग तो बहुत आदी हो चुके हैं एक्सटेंशंस के। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका ध्यान रखा गया है। जानकारी यही है कि उला ब्राउज़र क्रोमियम पर बना है। अच्छा, जिस पर क्रोम भी बना है। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि क्रोम वेब स्टोर के ज़्यादातर एक्सटेंशंस उला में भी काम करेंगे। आप उन्हें इंस्टॉल कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए जो स्विच करने की सोचें। हाँ मतलब इकोसिस्टम एकदम से छोड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये अपनाने में आसानी पैदा करता है। वो अपने पुराने टूल्स इस्तेमाल करते रह सकते हैं। और इससे कुछ सरकारी पहचान या सराहना भी मिली है ना? जी हाँ, जानकारी में ये साफ तौर पर बताया गया है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय मेटी ने एक इंडिया वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज करवाया था। हाँ, सुना था इसके बारे में। अब उसमें उल्लाला ब्राउज़र को एक विजेता चुना गया है। अच्छा, तो सरकारी मुहर भी लग गई एक तरह से। हाँ, इससे इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और ये भी पता चलता है कि सरकार भी ऐसे स्वदेशी प्रयासों को सपोर्ट कर रही है। तो कुल मिलाकर उल्लाला ब्राउज़र एक मजबूत दावेदार लगता है। कम से कम कागज पर तो काफी दम है। हाँ, लगता तो है। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो शायद इससे भी बड़ी है। ज़ोहो का ये फैसला कि वो अपना पूरा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर खुद खड़ा करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, ये सिर्फ एक ऐप या ब्राउज़र बनाने से बहुत आगे की बात है। निश्चित रूप से। और मेरी नज़र में ये ज़ोहो की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने, जैसा कि जानकारी है, साफ कहा है कि उनकी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर चलाने के लिए AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज या माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जैसी बड़ी विदेशी क्लाउड कंपनियों पर निर्भर नहीं है। ये तो वाकई बड़ी बात है। आजकल तो ज्यादातर कंपनियां इन्हीं पर डिपेंड करती हैं।
बिल्कुल, स्टार्टअप से लेकर बड़ी कंपनियां तक। तो फिर ज़ोहो करता क्या है? मतलब अगर AWS या Azure नहीं, तो इतना बड़ा सिस्टम चलता कैसे है उनका? उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है। वो अपना खुद का हार्डवेयर खरीदते हैं, उसे मैनेज करते हैं, मतलब सर्वर उनके अपने, अच्छा, और उस हार्डवेयर पर वो अपना खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर स्टैक चलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर डेटाबेस, एप्लीकेशन सर्वर, सब कुछ। इसमें वो लाइनेक्स जैसे ओपन सोर्स सिस्टम का भी काफी इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में। हाँ, यही मकसद है। बाहरी कंपनियों के लाइसेंस, उनकी बदलती कीमतों, उनकी पॉलिसीज, इन सब पर निर्भरता खत्म करना। इसके पीछे वजह क्या बताई उन्होंने? क्यों इतनी मशक्कत, जबकि बनी बनाई सर्विसेज मौजूद है? मुख्य वजह बताई गई है ग्लोबल क्लाउड मार्केट में जो कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा है, जो मोनोपोली है, उससे बचना। अच्छा, क्लाउड मोनोपोलीज। हाँ, श्रीधर वेम्बू का मानना है कि इन पर निर्भर रहना एक तरह का रिस्क है। लागत का रिस्क, डेटा सिक्योरिटी का, पॉलिसी बदलने का। वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी साफ किया कि ज़ोहो में सारे प्रोडक्ट्स भारत में बनते हैं और भारतीय ग्राहकों का सारा डेटा भारत में ही रखा जाता है। भारत में? हाँ, उनके अपने डेटा सेंटर्स में। हाँ, उनके अपने डेटा सेंटर्स में। जानकारी में बताया गया है कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में उनके डेटा सेंटर्स हैं और जल्द ही ओडिशा में भी एक नया सेंटर खुल रहा है। कुल मिलाकर शायद 18 डेटा सेंटर हो जाएंगे उनके भारत में। 18? ये तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, और ये दिखाता है कि वो डेटा रेजिडेंसी को लेकर कितने गंभीर हैं। मतलब डेटा देश के अंदर ही रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहीं भारत में होता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर मैं ज़ोहो की कोई सर्विस इस्तेमाल करती हूँ, मान लीजिए उनका CRM या ये यूला ब्राउज़र, तो मेरा डेटा भारत से बाहर नहीं जाएगा। मोटे तौर पर हाँ, ज़ोहो इसी मॉडल पर जोर दे रहा है। डेटा संप्रभुता और डेटा रेजिडेंसी। डेटा रेजिडेंसी मतलब डेटा देश के अंदर स्टोर हो। डेटा संप्रभुता मतलब उस डेटा पर उसी देश के कानून लागू हों। तो ज़ोहो का दावा है कि भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही स्टोर और प्रोसेस होता है और उस पर भारतीय कानून लागू होता है। ये उन ग्लोबल सर्विसेज से बिल्कुल अलग है जहां हमारा डेटा पता नहीं कहां कहां जाता है। हाँ, जहां डेटा अक्सर अमेरिका या यूरोप के सर्वरों पर जाता है और फिर उन देशों के कानून लागू होते हैं। ज़ोहो का वो नारा है ना, प्राउडली मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, वो इसी सोच को दिखाता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, खासकर डेटा प्राइवेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से। तो ये सारे कदम, अराटाए, फिर यूला और ये अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का कुल मिलाकर मतलब क्या निकल रहा है? भारत के टेक सीन के लिए क्या मायने हैं इसके? इसके कई गहरे मायने हैं। पहला, ये दिखाता है कि भारत में स्वदेशी टेक कैपेबिलिटी है। हम वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। ग्लोबल दिग्गजों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। आत्मनिर्भरता। हाँ, दूसरा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस की तरफ एक बड़ा कदम है। अपने डिजिटल भविष्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना होना यह रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। तीसरा, जैसा हमने कहा, ये डेटा संप्रभुता को मजबूत करता है। और चौथा पहलू शायद प्राइवेसी और खुलेपन का है। बिल्कुल, चौथा पहलू प्राइवेसी और ओपननेस पर फोकस है। यूला का डिजाइन इसका उदाहरण है। और अराटाए ऐप के बारे में भी एक दिलचस्प बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ज़ोहो की योजना अराटाई को UPI की तरह इंटर ऑपरेबल बनाने की है। UPI की तरह इंटर ऑपरेबल मैसेजिंग ऐप के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि भविष्य में शायद आप अराटाई ऐप से किसी दूसरे मैसेजिंग ऐप पर मैसेज भेज सकें, जैसे सिग्नल पर, या हो सकता है व्हाट्सएप पर भी, अगर वो तैयार हो तो। अरे, जैसे UPI से हम किसी भी बैंक ऐप से किसी भी खाते में पैसे भेज देते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अगर ऐसा हुआ तो ये मैसेजिंग की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव होगा। अभी तो सब बंद सिस्टम है जिन्हें वॉल्ट गार्डन्स कहते हैं। ये खुलेपन की तरफ एक कदम होगा। यूजर को ज्यादा चॉइस मिलेगी। वाह, ये तो क्रांतिकारी हो सकता है। तो अगर हम सार निकालें तो ऐसा लगता है कि ज़ोहो और उसके जरिए भारत खुद को अमेरिका की जो बिग टेक कंपनियां हैं, मेटा, एप्पल, अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनके सामने एक सीरियस आत्मनिर्भर विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इरादा तो बिल्कुल ही नजर आता है, एक पूरा अपना भारतीय टेक स्टैक बनाने का जो ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट कर सके। लेकिन देखिए, ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें चुनौतियां बहुत हैं और इसका जिक्र भी जानकारी में है। हाँ, चुनौतियों की बात करना भी बहुत जरूरी है। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये सब इतना आसान होगा? क्या मुश्किलें हैं ज़ोहो के सामने? कई हैं। पहली तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स में लगातार सुधार करते रहना।
जैसे अराटा ऐप में एन्क्रिप्शन की बात आई थी। जानकारी के मुताबिक वॉइस और वीडियो कॉल तो एन्क्रिप्टेड हैं, पर टेक्स्ट मैसेज एन्क्रिप्शन अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। ओह, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। हाँ, मैसेजिंग ऐप के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तो अब बेसिक जरूरत है, तो इसे जल्दी करना होगा। और दूसरी बड़ी चुनौती शायद वो इकोसिस्टम वाली होगी। मतलब गूगल ने जैसे सब कुछ जोड़ रखा है, जीमेल, ड्राइव, मैप्स, सर्च, क्रोम, एंड्रॉयड, वैसा अनुभव देना। बिल्कुल। यूजर्स गूगल के उस सीमलेस इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के बहुत आदी हो चुके हैं। ज़ोहो के पास भी कई प्रोडक्ट्स हैं, ऑफिस सूट, सीआरएम वगैरह, लेकिन क्या वो उल्ला और अराथाई के साथ मिलकर वैसा ही गहरा और आसान इंटीग्रेशन दे पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोगों को अपनी आदतें बदलने के लिए बहुत ठोस वजह चाहिए होती है। सही कहा। उन्हें अपनी पुरानी आरामदायक दुनिया छोड़कर नए इकोसिस्टम में क्यों आना चाहिए, इसका बहुत मजबूत जवाब देना होगा। और फिर एक बड़ा सवाल, पैसा कैसे कमाएंगे? मोनेटाइजेशन। अगर उल्ला ब्राउज़र ऐड नहीं दिखाएगा जैसा वो कह रहे हैं, तो फिर ये सारा खर्चा कैसे निकलेगा? डेटा सेंटर, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस। ये बहुत बड़ा सवाल है, और जानकारी भी इस पर सवाल उठाती है। बिना ऐड के एक फ्री ब्राउज़र चलाना बहुत महंगा काम है। ज़ोहो को कोई ना कोई सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल तो ढूंढना ही होगा। क्या हो सकता है वो मॉडल? हो सकता है वो अपनी दूसरी बिजनेस सर्विसेज जैसे ज़ोहो वन वगैरह से जो कमाई होती है, उससे इसे सपोर्ट करें, या हो सकता है भविष्य में यूला के कुछ प्रीमियम फीचर्स के लिए पैसे लें, पर अभी ये साफ नहीं है। और बिना क्लियर मोनेटाइजेशन प्लान के लंबा टिकना मुश्किल होता है। ये बात कुछ पुराने भारतीय ऐप्स की याद दिलाती है, जैसे कू था या हाइक मैसेंजर। उनका जिक्र भी था शायद जानकारी में। हाँ, जानकारी में इन उदाहरणों का हवाला दिया गया है। कू ने ट्विटर को चुनौती देने का इरादा किया था, हाइक ने व्हाट्सएप को। शुरुआत में जोश भी था, डाउनलोड भी हुए, लेकिन वो यूजर्स को लंबे समय तक जोड़े रखने में और एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो ज़ोहो को इन गलतियों से बचना होगा। बिल्कुल। सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बना देना काफी नहीं है, उसे लगातार बेहतर करना, यूजर्स को खींचना और रोक कर रखना, और साथ ही पैसे कमाने का तरीका ढूंढना, ये सब जरूरी है। तो राह आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी में बेस्ट होना, एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना और एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल, तीनों मोर्चों पर लगातार अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो अगर हम सब बातों को समेटें, तो ज़ोहो का ये पूरा प्रयास, ये पहल भारतीय टेक सीन में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत महत्वाकांक्षी और अहम कदम है। उला ब्राउज़र, अपना स्वतंत्र क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके जरिए वो न सिर्फ ग्लोबल दिग्गजों को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि डेटा प्राइवेसी, डेटा संप्रभुता, ओपननेस जैसे मुद्दों पर भी एक अलग राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कामयाबी इस पर निर्भर करेगी कि वो आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, खासकर यूजर्स को अपने साथ जोड़ने, एक बड़ा इकोसिस्टम बनाने और इस पूरे मॉडल को आर्थिक रूप से चलाने में। क्या वो लोगों की सालों पुरानी आदतें बदल पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या वाकई में ये संभव है कि हम ग्लोबल टेक व्यवस्था के साथ साथ एक मजबूत, कॉम्पिटिटिव और आत्मनिर्भर भारतीय टेक इकोसिस्टम खड़ा कर सकें? और अगर हाँ, तो इसके लिए सिर्फ ज़ोहो जैसी कंपनियों को ही नहीं, बल्कि हम यूजर्स को, डेवलपर्स को, सबको अपनी सोच और अपने व्यवहार में क्या बदलाव लाने होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सोचना जरूरी है और देखना होगा कि आगे क्या होता है।